सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सैंपल क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अपडेट किया। अगर आपको नहीं पता तो आप cbse.nic.in के साइट में चले जाना। एंड आप लोगों के लिए जो है सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस बैंक अपलोड किए हैं। आपको हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, दोनों का मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। कैसे इनको जो है अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरा देखना है, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो हम फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस स्टडी क्वेश्चंस पार्ट 1। मीन जो फर्स्ट बुक है आपका, उसका जो है जितने भी केस स्टडी पॉसिबली जो क्वेश्चन बैंक है वो यहाँ पे दिया गया है फॉर प्रैक्टिस। ओके, एंड उसके बाद आपको बुक 2 एंड बुक 3 का भी मिल जाएगा, जो पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, चैप्टर 4 से है। ओके, पेज नंबर 84 आप अपना निकाल लो। ठीक है, वहां पे आपको ये वाला एक जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक अ प्रेयर टू अग्नि वाला एक सोर्स है। ठीक है, वो बॉक्स आपको मिल जाएगा। उसमें से पॉसिबली क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेयर आर टू वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद इन्वोकिंग अग्नि द गॉड ऑफ फायर, ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सैक्रिफाइस। तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब क्या लिखा गया आप पढ़ सकते हो कि जो अग्नि को जो प्रेयर करते थे उसमें क्या बोलते थे। ठीक है, किस चीज की मांग करते थे। तो यहाँ पे किस चीज की मांग करते थे, देखो, O Agni, forever to him who pays to you the nourishment of the wonderful cow, may our son be ours। ठीक है, मतलब जो है अपने लड़के के लिए, अपने सन के लिए प्रे करते थे। ओके, काउ के नरिशमेंट के लिए प्रे करते थे। ऑफस्प्रिंग दैट कंटिन्यूज आवर लाइन, इसका मतलब क्या है, जो उनकी हायरार्की को आगे ले जा सके। ठीक है, मतलब पुत्र संतान। ठीक है, तो पुत्र संतान को जो है पुत्र संतान के लिए यहाँ पे प्रे किया जाता था। एंड नरिशमेंट ऑफ देयर काउ, की काउ होगी तो उससे दूध मिलेगा, है ना। तो इस वजह से जो है अग्नि को प्रेयर किया जाता था। कैसे किया जाता तो उसने बता दिया। वर्सेस सच एज वेर दीज वेर कंपोज्ड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत, ये संस्कृत में जो है कंपोज किया जाता था इन अ स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज वैदिक संस्कृत। ठीक है, एंड ये जो है ब्राह्मण्स बोलते थे। एंड दे वर टॉट ओरली टू मेन बिलोंगिंग टू प्रीस्टली फैमिलीज। तो ये जो वैदिक संस्कृत है ये कौन बोलते थे, प्रीस्टली फैमिलीज, मीन्स जो ब्राह्मण्स वगैरह होते थे ये इस वैदिक संस्कृत को बोलते थे। ओके, आई होप दिस सोर्स इज क्लियर। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस में जाते हैं। देखो, वैदिक संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट बिकॉज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो है इट वाज द वैदिक वर्सेस वाज रिटन इन संस्कृत। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है वैदिक संस्कृत में लिखा जाता था, जो प्रीस्टली फैमिलीज बोलते थे। ओके, तो फर्स्टली तो कॉमन पीपल की तो लैंग्वेज थी ही नहीं, सो दिस इज क्रॉस। ठीक है, फर्स्ट को कैंसिल कर दो। ओके, तो कॉमन पीपल की लैंग्वेज संस्कृत थी ही नहीं। ओके, उसके बाद दी वैदिक वर्सेस, ये तो आंसर है। उसके बाद देखो, जो सी वाला है आपका ऑप्शन, संस्कृत वाज नॉट स्पोकन बाय ब्राह्मण्स, ये भी कैंसिल कर दो, क्योंकि वैदिक संस्कृत स्पेशली कौन बोलते थे, ब्राह्मण्स बोलते थे। एंड इट वाज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, इट इज नॉट ऑल्सो ट्रू, बिकॉज आप अगर देखो तो नॉर्थ इंडिया में जो है वैदिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि दिस इज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। ओके, तो वहां पे जो है तमिल वगैरह चलती थी, नॉट संस्कृत। तो संस्कृत जो है नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज है। ओके, सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर। तो अगर आपको आंसर नहीं समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप कुछ कुछ ऑप्शंस को जो है कैंसिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बी पार्ट, व्हाई वेर द सैक्रिफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो ये जो सैक्रिफाइस है अग्नि को जो किया जा रहा है, जो यज्ञ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये तो होगा नहीं फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर्स। ठीक है, इसके लिए तो कोई प्रेयर करेगा ही नहीं, है ना। सो फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, नो, इट्स नॉट फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर ब्लेसिंग, फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ बुद्धा। एक ऑप्शन जो यहाँ पे लेजिटिमेट लग रहा है वो है फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो, एक असर्शन बनाया गया है। ठीक है, एक एजम्पशन किया गया है कि ऐसा ऐसा था और उसके पीछे रीजन दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो ये असर्शन है और ये जो रीजन है ये दोनों ही सही है, या फिर इन दोनों में से कोई एक सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यही सब बताना है। सो फर्स्ट असर्शन देखते हैं, अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक ट्रेडिशन। ऑफकोर्स अग्नि वॉज द गॉड ऑफ
फायर, अग्नि मतलब होता है फायर, ओके, सो अग्नि वाज द गॉड ऑफ फायर। और रीजन क्या दिया गया है, देयरफॉर ऑफस्प्रिंग वेर मेड टू अग्नि सो दैट इन द फॉर्म ऑफ स्मोक दे कुड रीच द गॉड्स लिविंग इन द स्काई एंड इन्वोक देयर ब्लेसिंग्स। तो इसमें ये बोला गया है कि इसलिए अग्नि को जो है वहां पे देयरफॉर ऑफस्प्रिंग वेर मेड टू अग्नि सो दैट इन अ फॉर्म ऑफ स्मोक, मीन्स जो है ना आंख से धुआं निकलती है, सो धुआं के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में जो है वो भगवान तक पहुंचे, आसमान में पहुंचे और फिर उसमें ब्लेसिंग्स है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, यही रीजन था। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखो, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र, सोम एक्सेट्रा, ओके, एंड मेनी ऑफ दिस हिम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड। एब्सोल्युटली दीज आर ट्रू क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने आपका बुक पढ़ा होगा, चैप्टर 4 पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र, सोम और अग्नि के जो है हिम्स रहते हैं, एंड मेनी ऑफ दिस हिम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस, जो जब यज्ञ वगैरह किया जाता था तब ये जो सारे मंत्र है ये बोले जाते थे, ठीक है। तो ये सारे हिम्स जो है चैंट किए जाते थे। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर की भी दिए हुए हैं देखो। सो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको वैदिक संस्कृति, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। बाकी आप पहले खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद ही आंसर की देखो तो सही है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से आएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी आसान है, ओके। एंड ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो सिटाडेल का पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये पिक्चर देख लो आप सिटाडेल का, ओके। तो यहाँ पे कुछ मेन चीजें हैं देखो, जो आप यहाँ पे ये देखो वेयर हाउस है, ओके, यहाँ पे ग्रेट बाथ है, यहाँ पे ग्रेट कोर्टयार्ड है, ठीक है। उसके बाद स्तूपा है यहाँ पे, एंड स्टेयर्स। तो आपको अगर आप देखोगे ना अच्छे से, आपको यहाँ पे काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लोकेटेड इन दी सिटाडेल एरिया ऑफ मोहनजोदारो। टू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग क्या है, अगर आप बिना पिक्चर भी देखो ना तो भी आप इसका आंसर लिख पाओगे। व्हाई? बिकॉज इसमें दो इंपॉर्टेंट कौन कौन से बिल्डिंग है, एक तो ग्रेट बाथ है और एक वेयर हाउस है, ठीक है। तो ग्रेट बाथ एंड ग्रेट टेम्पल, पहले इसको कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। एंड ग्रेट बाथ तो है बट ग्रेट टेम्पल लाइक कुछ नहीं था, ओके। रिजर्वोयर एंड दी पैलेस कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं है। प्लाउड फील्ड, फायर ऑल्टर्स, नो। सो ग्रेट बाथ एंड दी वेयर हाउस, अगर आप पिक्चर में देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इतना बड़ा, ठीक है, वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ, सो दीज आर दी टू important buildings, okay. According to the assumption, the most of the historians and the purpose of the great bath must been, so एक तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि assumption किया गया है, देखो मतलब इनको कोई correct information नहीं है कि यही होता था, ठीक है, इन्होंने बस assumption किया है। तो historians ने क्या assume किया है great bath के ऊपर, तो यहाँ पे देखो कुछ options है, आप भी गेस करने की कोशिश करो, ओके। सो वॉशिंग क्लोथ, ऑफ कोर्स से बात है, कैंसिल होगा, ऐसे फालतू रीजंस तो होंगे नहीं हिस्टोरियंस के, ठीक है। बाथिंग स्पेस फॉर वेमेन्स, नो, बिकॉज ये ग्रेट बाथ था, ठीक है, तो वेमेन्स के लिए ग्रेट बाथ क्यों होगा, वो घर पे भी नहा सकते थे। उसके बाद है कि लेजर बाथिंग लाइक दी रोमन बाथ्स, नो इट्स नॉट, इट इज बिकॉज कि ये लेजर बाथिंग के लिए तो सिर्फ था नहीं, क्योंकि ये रिलीजियस पर्पस के लिए था, ठीक है, इसको हम रिलीजियस के साथ इसको हम जो है देख सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स रिचुअल बाथिंग, ओके। सो आपका आंसर क्या होगा, इट्स रिचुअल बाथिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो सिटाडेल वाज स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, सिटाडेल जो है वो स्मॉलर है बट हायर पार्ट है मोहनजोदारो का, यस इट इज ट्रू, ओके, ये जो असर्शन है ट्रू है। रीजन, इसके पीछे रीजन देखो, इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाउंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। सो ये जो रीजन है ये मतलब करेक्ट है, ठीक है, मतलब ये जो फैक्ट दिया हुआ है ये करेक्ट है, बट ये उस असर्शन का रीजन नहीं है कि वो हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदारो इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे हायर स्ट्रक्चर्स थे, बट इसलिए था क्योंकि वहां पे जो है हम देख सकते हैं हायर क्लास के लोग रहते थे, ठीक है। सो दिस इज बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट इसमें जो है रीजन
उसके लिए वो रीजन नहीं है, मीन्स इस असर्शन के लिए रीजन नहीं है। सो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके मतलब दोनों ही करेक्ट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन इसके लिए करेक्ट नहीं है। ओके तो ये याद रखना। तो जब भी आप करोगे तो इसको ध्यान से करना कि किसका एक्सप्लेनेशन है, किसका फैक्ट सही है। ओके नाउ हम डी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट बार्थ वाज अ लार्ज राउंड टैंक। तो आपको लगता है ग्रेट बार्थ एक राउंड टैंक है? नो, इट्स अ रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, अगर आपने पिक्चर में देखा होगा सो वो एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ये देखो, दिस इज अ रेक्टेंगुलर टैंक। सो फर्स्ट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो ये देख लो। सेकंड देखते हैं, देयर वर टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ। दिस इज करेक्ट। तो दोनों नॉर्थ एंड साउथ में उसके स्टेयर्स थे, बट इट इज नॉट अ राउंड टैंक, सो ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे आपके आंसर की दी हुई है, नीचे आप देख लेना उसके साथ। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 2 में, जो आपका बुक 2 है उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में चलते हैं। जो बेसिकली फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 से है, पेज नंबर 235। ठीक है, तो अपना वो पेज निकाल लो और वहां पे एक पिक्चर है, देखो। ठीक है, जहाँ पे ये जो मुगल रूलर है ये जहांगीर है, एंड ये जो है तीर चला रहे, एक काले घने से कुछ है, एक बादल टाइप है, एंड उसके नीचे देखो एक एंजल है, उसके ऊपर दो एंजल हैं, वो जो है क्राउन लेके खड़े हैं, एंड इनके नीचे जो है बकरी और शेर दोनों हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है। एंड ये जो आप रोशनी देख रहे हो ना, जो सन टाइप का बना हुआ है, इसको हालो बोलते हैं। ठीक है, एक लाइट टाइप का, एक डिवाइन लाइट टाइप का जो आपको दिख रहा है साइड से येलो कलर का, इसे हम हालो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो देखो जब भी आपका ऐसा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, पहले पिक्चर को अच्छे से देखना, हर एक चीज देखना, एंड उसको क्वेश्चन के साथ मिलाने की कोशिश करना। So first A part is that the artist has enveloped the target in a dark cloud to suggest। जो ये डार्क क्लाउड है जो मैंने आपको दिखाया जहाँ पे तीर चल रही है, वो क्या सजेस्ट करती है? तो डार्क चीज हमेशा कुछ बुराई को ही दर्शाएगा, है ना, कुछ बुरी चीज को ही दर्शाएगा। तो इन दिस केस जो है यहाँ पे कुछ एविल चीजों को दिखाई गई है, पॉवर्टी ले लो या फिर कुछ बुरा ले लो। ठीक है, उसकी एक सिंबल दिखाया गया। ठीक है, इसे सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, so the person is of bad character, no, this is cancelled। The person is a slave, no। The person is not real, rather it is symbolic of an abstract quality। And the person is a woman, no। तो ये तीनों जो है रॉन्ग ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। ठीक है, क्या क्वालिटी? सारी एविल क्वालिटीज जो है उसको हम ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। द एनिमल सीन इन द पेंटिंग अंडरनीथ द फीट ऑफ द एम्पेयर स्टैंड्स फॉर। सो अंडरनीथ द फीट जो मैंने आपको बताया था, ये देखो, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे गोट बताया था, दिस इज नॉट अ गोट, दिस इज, मैंने गलती से आई थिंक बता दिया होगा आपको। ये आपको लायन दिख रहा है। ठीक है, एंड ये एक शिप है, बेबी शिप, जिसको हम लैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो एक लैम्प है। ओके, सो इनके फीट के नीचे जो है लायन भी है, लैम्प भी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अगर लायन और लैम्प एक साथ रहे तो क्या हो सकता है? मतलब आप समझ सकते हो दोनों कितने कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट इसमें ये क्या सिंबल दिखाया जा रहा है कि ये जो रूलर है, जो जहांगीर है, या फिर हम मुगल रूलर मान लेते हैं, उनके अंदर जो सब है वो हारमनी के साथ रहते हैं। ठीक है, ना पीसफुल वे हारमनी के साथ रहते हैं, ये चीज दिखाई जा रही है। ठीक है, बेसिकली कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज, जैसे लायन भी है और साथ में लैम्प भी है, तो लायन कहा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है इनके रूल के अंडर जो है, इस मुगल रूलर के अंडर जो है कितनी हारमनी है। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम आते हैं इस क्वेश्चन में। द एनिमल सीन इन द पेंटिंग अंडरनीथ द फीट ऑफ द एम्पेयर स्टैंड फॉर एन आइडियल वर्ल्ड वेयर एनिमल एंड ह्यूमन लिव टुगेदर। दिस इज कैंसल। सो एनिमल ह्यूमन की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। ठीक है, एंड ये सारे ऑप्शन भी नहीं है। दिस इज बेसिकली अ रियल्म इन विच बोथ लायन एंड वी एग्जिस्ट इन अ हार्मनी। सो आपको इसका आंसर कैसे पता चलेगा मैं बता देती हूँ। अब अपना बुक खोलो। ठीक है, ये पिक्चर जहाँ पे है वहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है नीचे। ठीक है, जो जितने भी इमेजेस आपको बुक में दिखेंगे ना, उसके नीचे देखना, सारे के नीचे जो है कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो आपको बुक में कोई भी इम्पोर्टेंट पिक्चर दिखता है तो उसके नीचे जो है थोड़ा सा
आप पढ़ लेना उसके नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पिक्चर आपके सामने है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको वो चीज ध्यान में रह जाएगी। ओके, उसके बाद देखो सी क्वेश्चन, द चेन डिसेंडिंग फ्रॉम द हेवन इज अ सिंबल ऑफ जस्टिस, ठीक है। जो चेन आ रहा है, ठीक है, तो चेन मतलब क्या, बंधन। तो जब वो बंधन टूटेगा तो मतलब वो क्या होगा, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। नॉट पावर, नॉट डिवाइन, इट इज जस्टिस। हालो जो मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में, हालो क्या है, द मुगल कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप, किंगशिप का वो है। नॉट सुलही कुल, बोथ वन एंड टू, नो। सो दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। ओके, आप कमेंट में बताओ व्हाट इज सुलही कुल, आपने पढ़ा होगा, और मुझे बताओ व्हाट इज सुलही कुल। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं डार्क क्लाउड की बात करी थी, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एविल, प्रॉब्लम, इनजस्टिस, पॉवर्टी। आप कुछ भी वहां पे एविल क्वालिटीज ले सकते हो, दिस इज जस्ट अ सिंबल। ओके, सो ये सारे हो गए। एंड नाउ केम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो ये जो है चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, पेज नंबर 141, ये वाला पिक्चर है। ये जो पिक्चर है यहाँ पे जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का पिक्चर है, ठीक है। अगर आप पुरी गए हो, ठीक है, जो उड़ीसा में है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये जो है कल्ट है, आपने देखा होगा जगन्नाथ कल्ट, और उनके साथ बलराम और जो है उनकी बहन सुभद्रा भी है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन है, देखो ये पूरी उड़ीसा में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 12th सेंचुरी जगन्नाथ एंड अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो जो जगन्नाथ है उनको एक फॉर्म बोला जाता है विष्णु का। तो इस पिक्चर में क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस पिक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। ये दिखाता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, नॉट लिंगायत, ओके, नॉट नयानार भक्ति मूवमेंट, ये सारा नहीं है, अलवर मूवमेंट नहीं है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। आपका जो हेडिंग है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट बुक में, उसके बाद देखना ये पिक्चर दिया हुआ है। इंटीग्रेशन मीन्स क्या, एकत्र होना, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट होना। कल्ट मीन्स मूर्ति होता है। देखो यहाँ पे जो जगन्नाथ है वो एक फॉर्म ऑफ विष्णु भी है, ठीक है, मतलब कितने सारे इंटीग्रेशन हो गया ना कल्ट का, ठीक है। मतलब ये जो है जगन्नाथ ही ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो जो विष्णु भगवान है उनके काफी सारे अवतार है, काफी सारे रूप है, ठीक है, उसमें से एक फॉर्म है जगन्नाथ। तो एक इंटीग्रेशन हो जाता है कल्ट का, मीन्स भगवानों का जो है, मतलब कल्ट का, मूर्तियों का जो है इंटीग्रेशन होना, ठीक है। बाकी ये चीज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो जाके जो है उस जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा ये चीज। सो लॉर्ड जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विथ विष्णु, ठीक है, मैंने अभी बोला ये विष्णु के अवतार है जगन्नाथ। ओके, ओके, नेक्स्ट हम सी क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन क्या लगाया गया है, जगन्नाथ वॉज लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। यस, जगन्नाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जगत नाथ, ठीक है। जगन्नाथ मीन्स जो है, अगर हम संस्कृत में इसको तोड़ के देखें, ठीक है, जगत का नाथ, ठीक है, तो वो जगन्नाथ हो जाता है। एंड उनका उसका मतलब क्या होता है, जगत मीन्स वर्ल्ड एंड नाथ मीन्स लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद रीजन दिया गया है दैट लॉर्ड विष्णु वॉज वर्शिप्ड इन वेरियस अवतार्स, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु जो है वो वेरियस अवतार्स में उनकी जो है पूजा की जाती है। यस, विष्णु हैज मेनी अवतार्स। एंड इसका जो ये एक्सप्लेनेशन है ये फैक्ट करेक्ट है, बट ये रीजन इस ये नहीं है, ठीक है। लिटरली जगन्नाथ वॉज दी लॉर्ड ऑफ दी वर्ल्ड, जो ये असर्शन किया गया, इसके पीछे ये रीजन नहीं है, मतलब समझ लो दोनों फैक्ट करेक्ट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन इसके लिए करेक्ट नहीं है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दोनों के फैक्ट सेम है, बट सही है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो इस असर्शन के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डी क्वेश्चन में। लॉर्ड जगन्नाथ हैज बीन डिपिक्टेड वेयर विद हिज सिस्टर सुभद्रा एंड ब्रदर बलराम। यस, जो मैंने आपको बोला था, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, ठीक है, सुभद्रा उनकी बहन है। लॉर्ड जगन्नाथ हैज बीन डिपिक्टेड हियर विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण। नो, दिस इज रॉन्ग। सो बी इज रॉन्ग, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट। सो आपको ये सारा दिखेगा। Okay, so Vishnu and it is an example of integration of cults. There is no correlation between them. जो assertion है और जो reason है, दोनों एक दूसरे से
कोरिलेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 जो बुक 3 है उसमें से हम देखते हैं। सो फर्स्ट जो है वो चैप्टर 11 जो आपका रेबल्स एंड राज है 1857 म्यूटिनी वाले में से है। तो ये आप पढ़ लेना, र्यूमर्स और जो फैली थी ना, ठीक है। सिपॉयज हैज अराइव्ड इन दिल्ली फ्रॉम मेरठ एंड टोल्ड बहादुर शाह अबाउट। सो जो सिपॉयज जो 1857 में जो है दिल्ली से मेरठ में आई, मेरठ से दिल्ली में गई थी, ठीक है, बहादुर शाह के जो है ऑथोरिटी को मतलब उसके साथ लेने, ठीक है। तो बहादुर शाह के पास वो गए थे, मुगल दरबार गए थे, ठीक है, ताकि उनकी जो ये सिपॉय म्यूटिनी है इसमें एक लीगैलिटी रहे। ओके, और कुछ वहां पे जो है कुछ र्यूमर्स फैले थे जिसकी वजह से ये म्यूटिनी चल रही थी। ओके, तो ये सारी चीजें बताई गई है, आप ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। Why did sepoys march from to Delhi from मेरठ? सो मेरठ से वो दिल्ली क्यों गए थे? ताकि वो मुगल रूलर्स की ऑथोरिटी ले सके। दिल्ली वॉज द सीट एंड सिंबल ऑफ मुगल ऑथोरिटी, इसलिए उस टाइम में भी जो उनका वो जो म्यूटिनी प्रदर्शन कर रहे थे उसमें मुगल ऑथोरिटी हो जाती, अगर मुगल्स की ऑथोरिटी रह जाती तो वो उनका जो केस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। ओके, सो इसलिए वो गए थे मुगल दरबार के वहां पे दिल्ली में। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, हाउ डिड द रूमर्स ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर? कैसे फैला था? टू टेलीग्राफ लाइन्स, ठीक है। उस टाइम में कोई जो है ऐसे टीवी वगैरह नहीं थी, ठीक है, उनका अपना न्यूज़पेपर भी उन्होंने नहीं निकाला था। तो ये दोनों जो है करेक्ट ऑप्शन है, सबसे सही आंसर क्या है? टेलीग्राफ लाइन्स, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन सी पे जाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन क्या दिया गया है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूमर द कार्ट्रिजेस वेर ग्रीस्ड विद काउज पिग्स फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ऑफ कोर्स ये बात है, ये सही है, ये जो है र्यूमर फैली थी एंड ये बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों सिपॉय म्यूटिनी हुई, ठीक है। एंड उसका रीजन क्या दिया गया है? देखो, द सिपॉयज रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिजेस बिकॉज फॉर हिंदू सिपॉयज काउ वाज अ रिवर्ड एनिमल, फॉर द मुस्लिम्स द पिग वाज अ हेटेड एनिमल। देखो, ये बात तो सही है, ठीक है। काउ जो है हिंदूज के लिए सैक्रेड है एंड पिग जो है मुस्लिम्स के लिए हेटेड एनिमल है। तो इसलिए ये रीजन था कि क्यों ये जो है र्यूमर फैला एंड जो है लोग इसके लिए म्यूटिनी करने लगे, लोग इसको जो है मानने लगे, ठीक है। ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। सो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो आंसर सी आपका ये हो गया। उसके बाद डी देखो, डी क्वेश्चन क्या है? द ग्रीस कार्ट्रिजेस वेर यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल्स। यस, दिस ग्रीस कार्ट्रिजेस वेर टू बी यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड। जो फैट ऑफ काउ एंड पिग से जो कार्ट्रिजेस बने थे वो इस न्यू एनफील्ड राइफल्स में यूज होने वाले थे। एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राई टू एक्सप्लेन टू द सिपॉयज दैट कार्ट्रिजेस वेर नॉट ग्रीस्ड, इट वाज जस्ट अ रूमर। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि एक तरफ जो है ब्रिटिशर समझा रहे थे कि नहीं भाई ये सब कोई र्यूमर, ये सब बस र्यूमर है, ये सब रियलिटी नहीं है। एंड दूसरी तरफ जो है ये ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज होने वाले हैं, न्यू एनफील्ड राइफल्स में यूज होने वाले थे, ये सारे र्यूमर जो है ऑलरेडी फैल चुके थे, ठीक है। सो नाउ वी केम टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 से है, सोर्स 4, पेज नंबर 358। सो पेज नंबर 358 निकाल लो, जो बुक 3 है आपका उसमें आपको महात्मा गांधी वाला एक चैप्टर दिखेगा, ठीक है। तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन है, ये जो सोर्स दिया गया है, ठीक है, महात्मा गांधी स्पोक एट दांडी में, जो महात्मा गांधी का स्पीच था ऑन 5 अप्रैल 1930 में, ठीक है, जब दांडी मार्च हुआ था एंड उन्होंने बोला था कि हम जो है दांडी दांडी नमक सत्याग्रह करेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। तो वो टाइम है जब इन्होंने स्पीच दी थी, और जो भी स्पीच में लिखा गया है वो एज अ सोर्स आपको यहाँ पे मिला है एंड उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं ये पूरा सोर्स नहीं पढ़ने वाली हूँ, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। एंड इसके बेस पे जो है क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा देती हूँ। सो व्हेन आई लेफ्ट साबरमती विथ माई कंपेनियंस, ये जो ये दांडी मार्च शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? साबरमती से हुआ था, जो अहमदाबाद में है, वहां से दांडी की शुरुआत हुई थी। एंड देयर वर रूमर्स दैट आई माइट बी अरेस्टेड। सो वहां पे रूमर्स थे कि वो अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि वो सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं। अब नमक जिसपे ब्रिटिशर्स ने इतना हैवी टैक्स लगा के रखा था, ठीक है, नमक आपको पता है एक डेली यूज का एक आइटम है, ठीक है, उसमें इतना हैवी टैक्स, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को। ओके, तो इस वजह से गांधी जी ने सोचा था कि हम जो है सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि ऐसे भी रूमर्स फैले गए थे कि मैं जो है अरेस्ट हो सकता हूँ, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो, आई हैड थॉट दैट द गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट माय पार्टी कम एज फार एज डांडी बट नॉट मी सडनली इफ समवन सेज दैट हिज बिट्रीज इम्परफेक्ट फेथ ऑन माय पार्ट। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बोली गई है इन सेइंग दैट it do not have the courage to arrest this army of peace. We praise it. It felt ashamed to arrest such an army. A civilized man who feels ashamed to do anything which the neighbor would disapprove. So the government deserve to be congratulated on not अरेस्टिंग अस, ठीक है, क्योंकि ये जो उनकी सत्याग्रह थी वो बहुत ज्यादा पीसफुल थी। ओके, एंड इस पीसफुल मार्च को अगर वो अरेस्ट करते हैं तो वो जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी इतना सही नहीं था। तो ही सेड दैट ही इज अ सिविलाइज्ड मैन हु फील्स ashamed to do anything and which his neighbor would disapprove. So the government deserves to be congratulated for not arresting us, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया, उसके लिए वो गवर्नमेंट को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एंड टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, मतलब ये देख रहे हो, ये जो है स्पीच 5 अप्रैल को दी गई थी 1930, और अगले दिन मीन 6 मार्च 1930 को क्या बात की गई थी कि हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। ओके, सो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिल्ली, नॉट फ्रॉम मेरठ, नॉट फ्रॉम बरदौली, इट इज फ्रॉम अहमदाबाद, ठीक है, जहाँ पे दांडी है, दांडी मार्च शुरू हुआ था। ओके, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था विच इज इन अहमदाबाद। When next B question देखते हैं, why was गांधी जी certain that he would not be allowed to reach Dandi? So मैंने अभी बोला कि ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश माइट अरेस्ट हिम ऑन दी वे, ठीक है, ब्रिटिश उनको अरेस्ट कर सकती है उनके पाथ में, तो इसलिए जो है वो सर्टेन नहीं थे तो टू रीच डांडी, ठीक है, कि उनको लग रहा था कि शायद मैं डांडी तक नहीं पहुंच पाऊंगा बिकॉज मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद सी क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। तो असर्शन क्या है, गांधी मेड सॉल्ट अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। यस, दिस इज असर्शन इज राइट, कि ये जो सॉल्ट है इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, कि सॉल्ट जो है एक आम आदमी के लिए। तो रीजन यहाँ पे देखो दिया गया है, सॉल्ट वाज used by Hindus and Muslims, it was used by rich and poor and the rate of tax was very high on the salt. So ये जो salt है ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सब यूज करते थे, डेली नीड में काम आता है, इसका रेट जो है इतना हाई है जिसकी वजह से गांधी जी ने इस सॉल्ट सत्याग्रह किया था। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गांधी डिक्लेयर्ड ऑन 5 अप्रैल दैट ऑन 6 अप्रैल ही विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ऑफ कोर्स ये बात है, मैंने वो लाइन आपको पढ़ के भी सुनाई कि 5 अप्रैल में ये स्पीच दी गई और उन्होंने बोला कि 6 अप्रैल को जो है हम सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। ही चोज 6 अप्रैल बिकॉज ऑन द डे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास। नो, इट इज नॉट करेक्ट, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन 6 अप्रैल को पास नहीं हुआ था, इट इज ऑन 31 दिसंबर आई थिंक, ठीक है। सो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सो ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे जो है आंसर्स भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सो ये यहाँ पे सारे आंसर्स देख सकते हो, ठीक है। सो ये देखो लास्ट में, यस इट इज 31 दिसंबर 1929 जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो उस डेट को ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर इम्पोर्टेंट सोर्स बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी सीबीएसई की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के लिए भी प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन बैंक। दिस इज फॉर प्रैक्टिस एंड नॉट कि यही क्वेश्चंस मतलब आएंगे पेपर में, ठीक है, ये बस प्रैक्टिस के लिए है। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है बट इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा चैप्टर आपको पता हो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ये जो है आपको चैप्टर से भी रिलेट करने को मिलेगी, ठीक है, सारी चीजें आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगी, सोर्स में नहीं मिलेगी। ओके, कुछ कुछ चीजें तो मिल जाएगी बट बाकी चीजें जो है आपको लॉजिक लगा के आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसका नॉलेज यूज करके ही आपको अटेम्प्ट करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक इट, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।